This So, conference will now be recorded. so everyone, last class में I'm explain you the introduction of the cloud की cloud होता क्या है, cloud किस तरीके से काम करता है. तो I'm talking about, I'm again give you the small short brief कि simple see if I'm talking about the cloud. So cloud is a paid service. Paid service means कि like if you require, if you create the any infrastructure, आपको अगर किसी कोई भी कंपनी का कोई भी infrastructure create करना है, like if you create like you need for the like some servers, आपको कुछ servers की requirements है, या फिर I'm talking about like database, आपको कुछ database की requirements है, या अगर मैं बात करता हूँ स्टोरेजेस, आपको कुछ स्टोरेजेस की नीड है. सो मैं अब बात करता हूँ कि दिस इज लाइक योर सर्वर, दिस इज योर डेटाबेस. और दिस इज योर स्टोरेज. तो ये सारी की सारी चीजें आप कहाँ से बाय कर सकते हो? क्लाउड से. तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ये सारी चीजें आपको देता है और वो इस सारी चीजों के वो पैसे चार्जेस करता है आपसे. लाइक अब आता है कि आपको अगर सर्वर चाहिए, डेटाबेस चाहिए, स्टोरेज चाहिए. स्टोरेज यानी कि आपको कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रखना हो, डेटाबेस यानी कि आपको कोई भी स्ट्रक्चर रखना हो, और सर्वर जहां से क्या है ये दोनों स्टोरेज एंड डेटाबेसेस कनेक्टेड होंगे और आपको अपनी कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, सारी चीज चाहिए. तो ये सारी की सारी चीजें आप क्लाउड से ले सकते हैं. बेनिफिट्स क्या है क्लाउड से लेने का? द बेनिफिट इज ये, द पॉइंट नंबर वन की कॉस्ट, कि अगर आप अपना खुद का सेटअप लगाते हैं तो खुद के सेटअप लगाने में आपको कहीं ना कहीं ये तीन चीजों का सेटअप लगाने में मैं कहता हूँ मिनिमम से मिनिमम भी आपकी जो कॉस्ट आएगी, अच्छा सेटअप लगाओगे आप मिनिमम से मिनिमम दो दो सर्वर्स का, यानी कि एक प्राइमरी सर्वर एक सेकेंडरी सर्वर, सेम एज डेटाबेस, प्राइमरी डेटाबेस सेकेंडरी डेटाबेस, स्टोरेज भी सेम, प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज. तो आपका मिनिमम से मिनिमम 50 लाख रुपीज की कॉस्ट आएगी. बट अब आप कहते हो कि आपका अगर ये बिजनेस का स्टार्टअप है तो आप ये चीज कहाँ से? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हो, जहां पर आपको 15 to 20 thousand रुपीज सिर्फ रेंट पे करना पड़ेगा. तो अभी आपको स्टार्टअप में आपको कोई भी हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कुछ भी चीज ले सकते हो. सेकंड प्लस पॉइंट क्या है कि पे एज यू गो. पे एज यू गो का मतलब है कि जितना आप यूज करोगे, लाइक अगर आपने इन रिसोर्सेज का यूज 1 आवर करा है, या आपने इन रिसोर्सेज का यूज लाइक मैं कहता हूँ 24 आवर्स करा है, या आपने इन रिसोर्सेज का यूज 1 वीक करा है, या आपने इन रिसोर्सेज का यूज 1 ईयर करा है, तो आपको इन्हीं चीज की चार्जेस देने पड़ेंगे. यानी कि आपको 1 आवर का ही चार्जेस देना पड़ेगा, 24 आवर्स का चार्ज देना पड़ेगा, वीक का चार्जेस देना पड़ेगा, 1 ईयर का चार्जेस देना पड़ेगा. बट दूसरा यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट है कि इफ एनी रिसोर्सेज गोज डाउन, या एनी रिसोर्सेज कोई भी रिसोर्सेज किसी भी वजह से क्रैश होती है, किसी भी वजह से खराब होती है, तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज डैमेज होती है या खराब होती है तो उसके चार्जेस आपको नहीं देने. लेकिन अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खुद का लगाते हैं और आपकी खुद की चीज अगर खराब होती है तो वहां पर आपको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे. तो दिस इज अ प्लस पॉइंट कि अगर क्लाउड पे जाने का हमारा ये बेनिफिट्स है कि पहली बात तो कि हमें जो है 100% अपने डेटा एक्सेस यानी कि अपने रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है. एज वेल एज कि ट्रबल शूटिंग की चैलेंज नहीं है, फायरवॉल की कॉस्ट हमारी नहीं आती, आईटी टीम की कॉस्ट हमारी नहीं आती, डेटाबेसेस और इनको मैनेज करने के लिए मेंटेनेंस की कॉस्ट हमारी नहीं आती है. पॉइंट 24/7 बैकअप हमें चाहिए, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 24/7 आईटी टीम चाहिए, तो हमें इन सारी चीजों की नीड नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि हमारा डेटा कहाँ पर पड़ा हुआ है? डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर्स पर क्लाउड में पड़ा हुआ है. अब क्लाउड की मैं अगर बेनिफिट बात करता हूँ, इतना क्लियर है गाइस? इफ क्लियर प्रेस 1 इन चैट बॉक्स. Guys, if clear, press 1 in chat box. 1 minute, sir.
कोई नहीं, बोल दो यार, नहीं हो रहा तो आप बोल भी सकते हो। देवव्रत क्लियर है? हाँ सर, क्लियर सर, क्लियर है। क्लियर। फाइन। तो देन इससे आगे नेक्स्ट आता है आपका कि अब हम बात करते हैं कि ये तो चलो हमने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर आपका कि लोकेशंस। लोकेशंस का मतलब है, तो लोकेशन का मतलब गाइस यहाँ पर है कि यहाँ पर जो अमेजोन की जो लोकेशन है, जैसा मेरे को अभी तक याद है पहले कम थी अब ज्यादा हो गई है। तो अमेजोन की जो लोकेशन है दे आर द, वन मिनट, तो अमेजोन की जो लोकेशन है अगर मैं उनकी मैं बात करता हूं तो सिंपल सा यहाँ पर आ रहा है जिनको हम बोलते हैं रीजन, जिनको हम बोलते हैं रीजन। तो लोकेशन को बोलते हैं रीजन। रीजन का मतलब लाइक अगर मैं बात करता हूँ रीजन मीन्स कंट्री, तो दे आर द 24 कंट्रीज के अंदर, 24 कंट्रीज के अंदर देयर इज अ 74, पहले कम थे अब आई थिंक सो 74 है, 74 फिजिकल डेटा सेंटर, 74 फिजिकल डेटा सेंटर्स लगाए हुए हैं अमेजोन ने। यानी कि 24 रीजन, रीजन का मतलब है कंट्रीज, और 74 फिजिकल डेटा सेंटर्स, यानी कि एक कंट्री के अंदर मिनिमम 2 डेटा सेंटर्स तो होंगे ही होंगे और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक कंट्री के अंदर 2 और 2 से ज्यादा आपके डेटा सेंटर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 74 डेटा फिजिकल डेटा सेंटर्स एंड 24 कंट्रीज, यानी कि अगर हम और अगर एवरेज लगाएं तो 2 किसी कंट्रीज में 2 डेटा सेंटर्स है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 6 डेटा सेंटर्स भी है। और इन डेटा सेंटर्स को गाइस बोला जाता है एबिलिटी जोन। इन डेटा सेंटर को बोला जाता है एबिलिटी जोन। से शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं एबिलिटी जोन से डेटा सेंटर्स को बोला जाता है। तो अगर आप कभी भी कोई भी चीज कंसोल, यानी कि आप कभी भी क्लाउड पे कोई भी काम करना चाहते हो, तो क्लाउड पे आपका सबसे पहला कंसर्न होता है कि आपको 2 चीज सिलेक्ट करनी है। ये सबसे पहले आपका आएगा रीजन, कि आप किस रीजन के अंदर काम कर रहे हो। तो रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास रीजन की लिस्ट आएगी। लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मुंबई, तो मैं मुंबई रीजन यानी कि इंडिया के अंदर काम कर रहा हूँ। या आपको यूएस में काम करना है, नॉर्थ वर्जीनिया में काम करना है, आपको सिंगापुर में काम करना है, सियोल में काम करना है, वर्जीनिया में काम करना है, ओहायो में काम करना है। तो आपके ऊपर है कि सबसे पहले आपको क्लाउड पे काम करने के लिए कि आप अपनी जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को कहाँ पर डिप्लॉय करना चाहते हैं, ये चीजें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये चीजों के लिए आपको सबसे पहले अपनी लोकेशन क्रिएट करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद आपका सेकंड चीज आता है कि की पेयर। तो की पेयर भी मैं आपको बता देता हूँ और हैंड टू हैंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो आप ये लोकेशन रीजन जो सिलेक्ट करेंगे ये आप कहाँ पर किस जगह करेंगे। तो आई एम जस्ट लॉग इन विद AWS अकाउंट, so I'm login with AWS account. AWS Amazon.com and then my account पे click करेंगे and then after click the my account then go to AWS management console. AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाने के बाद कहीं देखिए आपको अगर अपना यहाँ पर जाके यूजर नेम और पासवर्ड डालना है तो यहाँ पे आपको करना है साइन इन विद रूट यूजर। तो आपको रूट यूजर पे क्लिक करना है, साइन इन विद रूट यूजर्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब भी कोई भी काम करेंगे तो आपको रूट यूजर से करना पड़ेगा। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट पे करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। लुक लाइक जिस तरीके से हम जीमेल का अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। और यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड भी जाएगा क्योंकि आपका अमाउंट 2 रुपीज डिटेक्ट होगा आपके अकाउंट से।
तो आपको अपना डेबिट कार्ड अपडेट करना पड़ेगा, देन आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा, अपना क्रिएट अकाउंट कर लेना और ऑलवेज लॉग इन विद रूट यूजर। IAM यूजर से भी हम लॉग इन होते हैं, बट ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का सेशन अपना स्टार्ट करेंगे। सो जो भी आपका जो प्राइमरी यूजर है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो आप अकाउंट बनाते हैं, तो ऑलवेज लॉग इन विद रूट यूजर, देन रूट यूजर एंड गिव द यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड देन नेक्स्ट एंड तो मैं अकाउंट से लॉग इन हो गया हूँ। एंड देन सबसे पहले आप देखिए जो आपकी ब्लैक कलर की रो आ रही होगी, यहाँ पर आपके सारे के सारे रीजंस आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है अपना तो यहाँ पर देखिए ये मुंबई लिखा आ रहा है, मुंबई लिखा आ रहा है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी द US ईस्ट, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, ऑरेगन, सेपाटाउन, हांगकांग, मुंबई, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, सेंट्रल। तो यहाँ पर सारे के सारे लोकेशन आ रहे हैं। तो आपको किस लोकेशन पर यानी कि किस रीजन के अंदर अपनी रिसोर्सेज डिप्लॉय करनी है, तो सबसे पहले आपको वो अपना रिसोर्सेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट सिलेक्ट द एशिया पैसिफिक मुंबई। तो यहाँ जो मैंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करी गाइस, वो मैंने एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन सेलेक्ट करा है। सेकंड अब आता है मेरा सिक्योरिटी ग्रुप। तो मैं अब आपको सिक्योरिटी ग्रुप की बात करता हूँ। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप है लुक लाइक कि ये मेरी एक कोई रिसोर्सेज है, लाइक ये आपने एक अपना एक मैं कहता हूँ एक वर्चुअल सर्वर बनाया है, वर्चुअल सर्वर बनाया, और ये जो सर्वर बनाया है ये आपने वेब सर्वर बनाया है। वेब सर्वर मीन्स लाइक आपने वेबसाइट्स बनाई है अपनी वेब सर्वर, और इस वेब सर्वर्स को आप एक्सेस कराना चाहते हो, एलोकेट कराना चाहते हो इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड मीन्स कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आप इसको एक्सेस कराना चाहते हो। तो देयर आर एन नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, लाइक मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, डेस्कटॉप, और ये सारे रिसोर्सेज कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। अब होगा क्या कि ये जो हमारा सर्वर है, पॉइंट नंबर 1 ये आता है कि इस सर्वर को कौन लाइक हमारी ये जो सर्वर है, लाइक मेरी एक कंपनी है XYZ, मेरी एक XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, और XYZ का एक यूजर है, लाइक अगर मैं बात करता हूँ मेरा एक यूजर 1 है, और मैं कहता हूँ कि ये जो यूजर 1 है दिस इज अ डेवलपर। तो ये यूजर 1 डेवलपर है जो इस वेबसाइट को मैनेज करना चाहता है, और दिस इज अदर, ये सारे के सारे अदर्स हैं जो वेबसाइट को सर्च करते हैं। लाइक ये मेरी कंपनी के यूजर्स नहीं है, ये लाइक एक हो गई हमारी जीमेल की वेबसाइट हो गई, या फिर मैं बात करता हूँ गूगल की वेबसाइट हो गई। तो गूगल के जो डेवलपर्स हैं वही उस वेबसाइट को अपडेट करेंगे। तो लुक लाइक का सेम है कि XYZ मेरी कंपनी है, और XYZ का जो एक्सेस देना है मुझे, कि मैं चाहता हूँ कि इस सर्वर को यूजर 1 एक्सेस करे, और इस यूजर 1 का जो IP है पर्टिकुलरली वो IP 1.1.1.1 स्लैश में फॉर एग्जांपल 32 डाल देता हूँ। तो ये इस मशीन का पर्टिकुलर IP है। तो अब होगा क्या, बट ये भी यू करना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है कि कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वी नीड फॉर द प्रोटोकॉल, यानी कि अगर हमें आईटी के अंदर यानी कि कम्युनिकेशन अगर हमें कराना है अपना, तो कम्युनिकेशन कराने के लिए देयर द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बनाई गई है प्रोटोकॉल। यानी कि अगर आप कुछ भी काम अपना करते हो आईटी सेक्टर के अंदर, लाइक आप कोई भी चीज एक्सेस या कुछ भी चीज करते हैं, तो आपको प्रोटोकॉल और उसका पोर्ट नंबर, ये चीजों को अलाउ करना पड़ेगा। तो पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल नंबर क्या है कि लाइक आपकी जो वेबसाइट ओपन होती है गाइस, वो HTTP प्रोटोकॉल से होती है या HTTPS प्रोटोकॉल से आपकी एक्सेस होती है। तो आपको ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ग्रुप से अलाउ करने पड़ेंगे। ये प्रोटोकॉल्स आपको सिक्योरिटी ग्रुप से अलाउ करेंगे, तभी आपकी क्या है ये वेबसाइट जो xyz.com, में बोल लेता हूँ कि आपकी वेबसाइट का नेम है xyz.com। तो आपकी जो xyz.com नाम की जो वेबसाइट है, तभी ये सारे कैंडिडेट एक्सेस कर पाएंगे xyz.com को, कि जब आप इसको अलाउ करेंगे।
तो जब तक आप प्रोटोकॉल्स को अलाउ नहीं करेंगे, जब तक आपकी कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सिक्योरिटी ग्रुप का कंसेप्ट है कि सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल। तो सिक्योरिटी ग्रुप एक फायरवॉल करता है जिसका काम है अलाउ करना, अलाउ एंड डिनाई। तो मैं लिख भी देता हूं सिंपल सा कि सिक्योरिटी ग्रुप work as a firewall and it's allow and it's allow and deny protocols। यानी कि आपको कौन सी चीज अलाउ करनी है, कौन सी चीज डिनाई करनी है, वो सारी की सारी चीजें आप कहां से कंट्रोल करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू आप कंट्रोल करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर तीन चीजें होती हैं। लाइक अगर आपने कोई भी प्रोटोकॉल, लाइक अगर मैं बात करता हूं, आपने कोई प्रोटोकॉल अलाउ करा, आपने सिलेक्ट करा प्रोटोकॉल HTTP। सो HTTP प्रोटोकॉल, तो दिस इज द नेम ऑफ प्रोटोकॉल कि आप कौन सी सर्विस अलाउ करना चाहते हैं। आपको पता है कि HTTP प्रोटोकॉल फॉर वेब सर्वर, इसका जो पोर्ट नंबर है 80। तो हमारा जो इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो 80 है। अगर किसी ने कस्टम पोर्ट नंबर बनाए हुए तो वो अपने अकॉर्डिंग कस्टम पोर्ट नंबर भी दे सकता है। सेकंड आता है यहाँ पर कि 80 के करने के बाद ये कौन सा है, TCP प्रोटोकॉल है। तो TCP है या UDP है, वो चीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बट जैसे आप प्रोटोकॉल सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल टाइप सेलेक्ट कर लेता है। देन यहाँ पर आपका जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, यहाँ पर तीन चीज और आती है। एक आता है आपका कस्टम एक्शन के अंदर, एक आता है कस्टम। कस्टम के अंदर क्या होता है कि कस्टम के अंदर है कि अगर आपने कस्टम सेलेक्ट करा, तो कस्टम का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर IP दे दिया 1.1.1/2032, यानी यूजर वन का, तो उस समय सिर्फ इस मशीन को यूजर वन एक्सेस कर सकता है। देखिए वर्ल्ड वाइड हर कोई वेबसाइट देख सकता है, लेकिन मशीन पर एडिटिंग कौन कर सकता है। तो एडिटिंग करने के लिए आप जिस भी किसी को एक्सेस कराओगे, जिस किसी को भी आप एक्सेस दोगे, वही मशीन एडिटिंग कर सकता है। या फिर आपने कस्टम की जगह क्या कर दिया, एनीवेयर, यानी कि जिस किसी को वो भी मशीन का IP मिल जाएगा, वो मशीन को एक्सेस करके अपना काम कर सकता है। तो यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप पर्टिकुलर कैंडिडेट को उस मशीन का एक्सेस राइट देना चाहते हो या हर किसी को उस मशीन का राइट देना चाहते हो। तो ये सारी चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस टाइप के राइट्स है। लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास एक 1.1.1.1 यूजर वन यहाँ पर है, और मैं कहता हूँ यूएस यूजर 2 यहाँ पर है, और इसका जो IP है वो 2.2.2.2/32 है। अब आप चाहते हो कि ये जो 2.2.2 वाला यूजर है, ये भी इस मशीन पर बैठ के काम कर रहा है और ये भी, तो कस्टम में जाके मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप में इन दोनों यूजर्स को इसके एक्सेस देने पड़ेंगे, तभी वो क्या करेंगे, इस मशीन पर काम कर पाएंगे। अगर मैंने इनको एक्सेस नहीं करा तो ये सिर्फ वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, ये सिर्फ उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, बट उस मशीन को एक्सेस करके काम नहीं कर सकते हैं। बट जब मैं उनको सिक्योरिटी ग्रुप पे इनके IPs को भी अलाउ कर दूंगा, तो ये यूजर भी इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि अगर आप कभी भी कोई भी वर्चुअल मशीन कराते हैं, लाइक इफ यू क्रिएट विंडोज इंस्टेंस, विंडोज का मतलब है गाइस GUI इंटरफेस वाला। अगर आप कोई भी इंस्टेंस का मतलब है वर्चुअल मशीन बनाते हैं, तो मैंडेटरी है कि आपको RDP प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ेगा, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अगर आपने ये प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करा तो आप अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर ही नहीं सकते, अपने वर्चुअल इंस्टेंस को आप एक्सेस कर ही नहीं सकते हो। सो आपको ये भी मैंडेटरी है कि जब भी आप विंडोज का इंस्टेंस बनाओगे तो आपको RDP प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ेगा। देन यहाँ पर एक और चीज आती है गाइस कि यहाँ पर एक और चीज आती है कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप अगर विंडोज इंस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे, तो विंडोज इंस्टेंस को आप जब भी सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपका RDP प्रोटोकॉल सिलेक्ट हो जाएगा। और इफ यू क्रिएट वन मोर थिंग कि इफ यू क्रिएट Linux,
और ऐसा इंस्टेंस जो कि CLI प्रॉम्प्ट यानी कि कमांड लाइन प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कराता है, तो उस सिनेरियो में आपको जो है SSH प्रोटोकॉल मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप से अलाउ करना पड़ेगा। तो ये जो दो प्रोटोकॉल्स हैं ये बेसिकली हमारे कम्युनिकेशन के लिए है, हमारी जो वर्चुअल मशीन्स हैं उसका वर्चुअल कंसोल को एक्सेस करने के लिए, जिस कंसोल पर हम बैठ के काम कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी लाइनेक्स जैसी वर्चुअल मशीन्स का या जो ऐसा कोई भी इंस्टेंस या ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पर ही काम करता है, तो उसके लिए आपको SSH प्रोटोकॉल अलाउ करना मैंडेटरी है। और अगर आप कोई भी ऐसा इंस्टेंस यूज कर रहे हैं जो कि आपका GUI प्रोवाइड कराता है, तो उसके लिए RDP प्रोटोकॉल मैंडेटरी है। या मैं सिंपल सा कहूँ कि अगर आप कोई भी ऐसा इंस्टेंस सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रोटोकॉल्स आपके अलाउ हो जाएंगे। देन इनके आगे आपको यहाँ पर एक्सेस देना है कि लाइक अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 1.1.1.1/32 और या फिर मैंने यहाँ पर एक्सेस दे दिया लाइक 2.2.2.2.2/32, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि यूजर 1 सिर्फ विंडोज इंस्टेंस पर बैठ के काम कर सकता है और यूजर 2 आप सिर्फ लाइनेक्स के इंस्टेंस पर बैठ के काम कर सकता है। गाइस क्लियर है? सिक्योरिटी ग्रुप का रूल कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हाई वी आर यूजिंग द सिक्योरिटी ग्रुप इन लाइनेक्स? यस सर। यस एंड सर ये SSH की फुल फॉर्म क्या है? जैसे RDP की आपने बताई, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ये आपका सिक्योर सेल, या मैं एक्चुअली स्किप हो रखी है माइंड से मेरे, तो मैं आप सर्च कर लेना, ठीक है? सिक्योर सेल हैश मैं एकदम से स्किप हो गई अभी, फाइन, सो सर्च कर लेना, नो प्रॉब्लम। तो हाउ And टू sir, क्रिएट हाँ बताइए, जैसे बताइए लिंक है ये 1/32, सो ये 32 व्हाट डज इट मीन? 32 नॉर्मली तो आपका रिप्रेजेंट करता है CIDR को। एक्चुअली क्या है, कभी भी जब भी हम किसी सिंगल IP को एडवर्टाइज कराते हैं, फाइन, तो उस केस में हमें 32 देना पड़ता है। अदरवाइज हम एक से ज्यादा IP करेंगे तो हम पर्टिकुलर सबनेट का CIDR वैल्यू देंगे। तो 32 इज मीन सबनेट मास्क, दैट मीन 255 255 255 255 4 टाइम्स 255। तो आगे जब हम वर्चुअल नेटवर्क पढ़ेंगे देन मैं आपको पूरा बताऊंगा। सो 32 का मतलब है आप कभी भी किसी सिंगल IP को एडवर्टाइज जब कराओगे ना तो आपको /32 देना पड़ेगा एग्जैक्ट मैचिंग के लिए। सो फॉर एग्जैक्ट मैचिंग वी आर यूजिंग द CIDR वैल्यू 32। अगर आपके एक से ज्यादा IPs हैं यानी कि मिनिमम 2 IP होंगे, तो उस सिनेरियो में फिर हमें सबनेट देने पड़ेंगे कि किस नेटवर्क के अंदर हमारे 2 IPs का सबनेट आता है, या किस नेटवर्क के अंदर 4 IPs आते हैं, 8 IPs आते हैं, 16 IPs आते हैं। तो उस हिसाब से हमें फिर ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास जो सबनेटिंग का पार्ट आता है। ओके फाइन। सो हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप? तो सी गो टू पोर्टल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोर्टल पे लॉगिन होना है, देन गो टू सर्विसेज, स्टेप भी आप लिख सकते हो। सर्विसेज में जाने के बाद देन क्लिक EC2 सर्विसेज, देन क्लिक EC2 एंड EC2 के अंदर यू कैन सी देयर द n नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। हमें जाना है सिक्योरिटी ग्रुप, तो यू कैन सी द सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन आपके डैशबोर्ड पे भी आ रहा है और आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर भी आपका सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा है, तो आप कहीं से भी सिक्योरिटी ग्रुप पर जा सकते हैं। So after move the security group, then create security group. So यहाँ पर आपको security group create करना है। So create security group, give the security group name like मैं यहाँ पे दे देता हूँ the name of security group cloud hyphen SG, SG stands for security group। तो ये cloud security group दे दिया है, like यहाँ पे मैं देता हूँ cloud security groups allow protocol। तो फॉर प्रोटोकॉल अलाउ के लिए हम यूज कर रहे हैं दिस इज द VPC। VPC का मतलब क्या है? ये आपका नेटवर्किंग का पार्ट है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो VPC, तो दिस इज अ डिफॉल्ट VPC। सो आपको फिलहाल डिफॉल्ट VPC सिलेक्ट करना है क्योंकि डिफॉल्ट नेटवर्क आपको अमेजोन का लेना है। आगे VPC का टॉपिक हमारा आएगा, देन हम अपना कस्टम VPC बनाएंगे और देन आपको जो भी VPC सिलेक्ट करना है, आपने एक से ज्यादा VPC बनाए हुए हैं तो आप वो VPC अपने वाले सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अभी जो हम यहाँ पर नेटवर्क ले रहे हैं कि हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो किस नेटवर्क पे काम करे, तो हम चाह रहे हैं कि वो हमारे अमेजोन के ही VPC पर काम करे। देन इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स गाइस। तो आउटबाउंड रूल्स हमें नहीं बनाने, हम इनबाउंड रूल मोस्टली बनाते हैं कि हमें अपने इंटरनल नेटवर्क से क्या चीजें अलाउ करनी है।
तो आपको क्लिक करना है ऐड रूल, ऐड रूल्स, ऐड रूल्स, ऐड रूल्स। सो मैंने यहाँ पे 4 बार ऐड रूल्स कराए क्योंकि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ सबसे पहले कि अपना SSH प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने 22 यहाँ पर दे दिया। वन मोर थिंग्स, मैंने यहाँ पर RDP प्रोटोकॉल ले लिया, देन मैंने यहाँ पर ले लिया आपका HTTP प्रोटोकॉल, या मैंने यहाँ पर ले लिया HTTPS प्रोटोकॉल। सो यहाँ पर ये मैंने सिक्योरिटी ग्रुप्स बना लिया है जिसके अंदर मैंने ये प्रोटोकॉल्स अलाउ कर लिए हैं। देन कस्टम, कस्टम देखिए बाय डिफॉल्ट है, तो कस्टम के आगे आपको पर्टिकुलर आईपी देना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे माई आईपी कर देता हूँ तो सिर्फ मेरा आईपी यहाँ पर ले लेगा, तो दिस इज माई पब्लिक आईपी। या कस्टम में करूंगा तो अगर मुझे आपको एक्सेस देना है तो मैं आपकी मशीन का आईपी यहाँ पे डाल दूंगा, बट मैं यहाँ पे फिलहाल एनीवेयर कर रहा हूँ। एनीवेयर का मतलब है कि कोई भी इन मशीन को एक्सेस कर सके और अपना काम कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कर देता हूँ एनीवेयर एंड देन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो गाइस सिक्योरिटी ग्रुप आप पहले भी बना के रख सकते हैं, और आप सिक्योरिटी ग्रुप ड्यूरिंग जब आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, वर्चुअल इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तब भी आप सिक्योरिटी ग्रुप बना के रख सकते हो। गाइस गॉट इट। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप प्रोटोकॉल ऐड कराएंगे तो 2 टाइम्स आपको दिखाई देगा 000/0 तो $:0 IPv6 एंड 00/04 IPv4, तो वो आपके IPv4 के लिए यूज होता है और ये आपका IPv6 के लिए यूज होता है। क्लियर है गाइस? Yes. सिक्योरिटी ग्रुप, एनी प्रॉब्लम सिक्योरिटी ग्रुप में? नेक्स्ट आता है की पेयर। तो की पेयर भी मैं आपको बता देता हूं शॉर्टकट में। द की पेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ क्लाउड। की पेयर का कॉन्सेप्ट है कि देयर द 2 टाइप्स ऑफ की पेयर है। इफ यू यूज विंडोज इंस्टेंस, कि अगर आप कोई भी विंडोज इंस्टेंस यूज कर रहे हो, या वही कि विंडोज इंस्टेंस या GUI बेस्ड इंस्टेंस, यानी कि वैसा इंस्टेंस जो आपको ग्राफिक दे रहा है, उस केस में आपको जो सिक्योरिटी की पेयर चाहिए, यूज .pem एक्सटेंशन की पेयर। तो आपको जो की पेयर बनाना पड़ेगा वो .pem एक्सटेंशन का की पेयर बनाना पड़ेगा। और इफ यू यूज लाइनेक्स, और मैं अगर बात करता हूं CLI, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा .ppk एक्सटेंशन की पेयर। वन मोर थिंग्स कि विंडोज और लाइनेक्स, अगर आप .ppk एक्सटेंशन की पेयर यूज करते हैं .ppk, तो आपको कंसोल के लिए, जो आपको कंसोल यानी कि जहां पर आपकी वर्चुअल मशीन एक्सेस होगी, तो यूज कंसोल, या फिर मैं अगर बात करता हूं कि इफ यू यूज CLI, अगर आप CLI रिलेटेड कोई भी इंस्टेंस यूज कर रहे हो, CLI से रिलेटेड कोई भी इंस्टेंस यूज कर रहे हैं, तो आपका जो की पेयर यूज होगा वो .ppk एक्सटेंशन का यूज होगा, और आपका जो कंसोल एक्सेस होगा वो आपका पुट्टी पर एक्सेस होगा, पुट्टी सॉफ्टवेयर पर। अगर आप GUI रिलेटेड कोई भी इंस्टेंस यूज कर रहे हैं एंड देन उस पे यू नीड फॉर द .pem एक्सटेंशन की पेयर, PEM एक्सटेंशन की पेयर आपका यूज होगा, एंड आपको जो कंसोल जो आपका एक्सेस होगा वो नॉर्मली आप विंडोज के अंदर आपका RDP रहता है, सो वाया RDP प्रोटोकॉल आपका कंसोल एक्सेस होगा। वन मोर थिंग कि द की पेयर एड ड्यूरिंग डिप्लॉय इंस्टेंस ओनली। आप की पेयर तभी ऐड कर सकते हो जब आप अपना इंस्टेंस, यानी कि अपनी जो वर्चुअल इंस्टेंस है, या मैं वर्चुअल मशीन की बात करता हूं, वो आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो वो इंस्टेंस जब आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो तभी आप की पेयर ऐड कर सकते हो।
उसके बाद की पेयर ऐड नहीं कर सकते। अब आता है कि सर की पेयर का यूज क्या है, एक्चुअली में यूज क्या है। तो गाइस की पेयर का यूज है पासवर्ड, कि आपकी मशीन, दिस इज अ यूज फॉर क्रिप्टोग्राफी, कि आपकी ये एक इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस के आपको पासवर्ड चाहिए तो वो पहले ही आपको एक प्राइवेट की यहां पर दे देगा। दिस इज योर प्राइवेट की, जिसको हम बोलते हैं की पेयर। जब आपकी इंस्टेंस बन जाएगा देन आपको क्या करना है, इस की पेयर को अपलोड करना पड़ेगा। इस की पेयर को आप क्या करोगे, अपलोड करोगे। जब आप इस की पेयर को अपलोड करोगे देन आपको आपकी मशीन का पासवर्ड मिलेगा। तो अगर मैं एक बात कहता हूं कि सिंपल सा है कि आप अपने घर पे, आपका कोई एक लॉकर है बैंक के अंदर, बट उसकी जो की है वो आपके घर के अलमारी के अंदर है। अब आपको अगर वो लॉकर खोलना है तो पहले आप अपने घर से जाके वो की लेंगे, देन बैंक जाएंगे, देन आप लॉकर ओपन करेंगे। तो सेम कंसेप्ट है कि अगर हमें किसी मशीन का पासवर्ड चाहिए तो सबसे पहले हमें की पेयर चाहिए। सो की पेयर इज अ कॉमन, आप हर मशीन के लिए की पेयर सेम रख सकते हैं, बट हर मशीन का पासवर्ड डिफरेंट आएगा। अगर आप एक की पेयर किसी को दे भी दोगे ना तो वो की पेयर इज नॉट इन पासवर्ड। की पेयर ऐसे पासवर्ड आपकी मशीन का, की पेयर पासवर्ड नहीं है आपकी मशीन का, की पेयर के थ्रू आपको आपकी मशीन का पासवर्ड मिलेगा। तो इसलिए की पेयर मैंडेटरी है। सो एक ही की पेयर आप मल्टीपल मशीन्स के अंदर एड ऑन कर सकते हो। गाइस क्लियर है? यस सर। की पेयर का लॉजिक क्लियर है? यस सर। की पेयर पासवर्ड नहीं है सर, की पेयर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, किसी को भी पासवर्ड मिलेगा हमें एक्सेस करने के लिए सर्वर या, से। जो बिल्कुल बताया बिल्कुल। सर्वर। या, तरन एंड सेट करने में काम आता है ये, किस चीज का? रिपीट पासवर्ड करें। सेट करने में? नहीं 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 नहीं, पासवर्ड सेट करने में काम नहीं आता। फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए आपको की पेयर चाहिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो आपका पासवर्ड होता है ना उसके लिए आपको Okay. की पेयर की नीड पड़ती है। लाइक अगर आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो तो नेट बैंकिंग में फर्स्ट टाइम आपके बैंक से आता है, देन आप पासवर्ड चेंज करते हो। तो यस। फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए पासवर्ड है और आपके ऊपर है कि आपने अगर चेंज नहीं करा तो वही पासवर्ड चलेगा। तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आप अपने इंस्टेंस का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, देन उस समय आपको की पेयर की कोई नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए तो नीड पड़ेगी ना। तो हाउ टू क्रिएट की पेयर, ये भी मैं आपको बताता हूँ। हाउ टू क्रिएट की पेयर, सो गो टू कंसोल, एंड कंसोल पे जाने के बाद यू कैन सी कि नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी के अंदर हमारा ऑप्शन आ रहा है की पेयर। एंड की पेयर के अंदर देखेंगे आप कि दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं। आप ड्यूरिंग मशीन, यानी कि जब आप मशीन बना रहे हैं तब भी आप की पेयर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उस समय सिर्फ आपका .pem एक्सटेंशन का ही की पेयर क्रिएट होगा, .pp के एक्सटेंशन का की पेयर क्रिएट नहीं हो सकता। तो आप बेटर है कि आप अपने जो की पेयर है वो आप पहले से ही बना के रख लें। तो यहाँ पर ये जो की पेयर है, तो ये की पेयर हम पहले से बना लेते हैं अपने। तो एक्शन में जाके मैं डिलीट कर देता हूँ इनको। सो जस्ट क्रिएट की पेयर, की पेयर पे देन क्लिक करा एंड गिव द नेम। लाइक अगर मैं विंडोज के लिए बना रहा हूं तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ WINDO, विंडोज हाइफन क्लाउड हाइफन की। सो कुछ भी नाम दे सकते हैं। और विंडोज के लिए मैंने आपको बताया था .pem, और देन आपको यहाँ पर टैग, टैग मींस कमेंट। आप कुछ भी नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, कुछ भी कमेंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ डाल दिया द यूज फॉर विंडोज, फाइन, एंड क्रिएट। और जैसे मैं क्रिएट करूंगा तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली मुझे एक फाइल डाउनलोड करके दे देगा प्राइवेट की। तो ये देखिए विंडोज क्लाउड की .pem। अगर मुझे लाइनक्स की पेयर बनानी है यानी कि CLI से रिलेटेड, तो देन मैं यहाँ पे लाइन दे देता हूँ लाइनक्स हाइफन की हाइफन क्लाउड। और इस बार मैंने .pp के सिलेक्ट कर लिया, पहले pm सिलेक्ट कर लिया है, देन एड टैग, गिव द नेम लाइनक्स लाइनक्स। तो मैंने यहाँ पे टैग दे दिया एंड देन क्रिएट। तो इस तरीके से आप की पेयर, और आप देखिए दोनों की पेयर मेरे यहाँ पर डाउनलोड हो गई। अब आता है इंस्टेंस, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स या हाउ टू क्रिएट वर्चुअल इंस्टेंस। तो जब आप वर्चुअल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया था और एक बार और मैं आपको बता देता हूं, आप
कि जब भी आप इंस्टेंस कोई भी एक वर्चुअल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो वर्चुअल इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वो आपसे पूछेगा AMI। सबसे पहला जो आपका ऑप्शन आएगा गाइस वो आपका आएगा AMI का। AMI का मतलब है कि आपको यहां पर सिलेक्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सिलेक्ट करना है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करना चाहते हो। तो Amazon प्रोवाइड ओनली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड पॉइंट पे आपका आएगा इंस्टेंस डिटेल्स। सेकंड ऑप्शन पे आपका यहाँ पर आएगा इंस्टेंस डिटेल्स। इंस्टेंस डिटेल्स में आपको क्या करना है, सिलेक्ट हार्डवेयर। सिलेक्ट हार्डवेयर का मतलब है कि आप कौन सा कितने नंबर ऑफ सीपीयूज लेना चाहते हो, कितनी रैम लेना चाहते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सो मैक्सिमम जो रैम है यहाँ पे सर्वर की 3904 GB की रैम है। तो इतना हायर कॉन्फ़िगरेशन का आप यहाँ पर सर्वर ले सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट जो आपका आता है इंस्टेंस डिटेल्स। तो इंस्टेंस डिटेल्स पार्ट इज इन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। इंस्टेंस डिटेल्स के अंदर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है नंबर ऑफ इंस्टेंस। तो नंबर ऑफ इंस्टेंस की बात करता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके एक साथ 50 इंस्टेंस बने या एक साथ 5 इंस्टेंस बने या एक इंस्टेंस बने, तो आप यहाँ पे जितने नंबर डाल देंगे उतने ही वर्चुअल इंस्टेंस यानी कि वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। देन आपका आएगा नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के अंदर यू कैन सिलेक्ट कि आपने कोई नेटवर्किंग नहीं बना रखी तो यू कैन सिलेक्ट द Amazon का डिफॉल्ट नेटवर्क जिसका नाम VPC होता है, तो VPC के नाम से आता है। देन आपका सबनेट। तो सबनेट्स का मतलब है आपके एबिलिटी जोन। तो मुंबई रीजन के अंदर हमारे पास 3 जोन्स हैं। तो यहाँ पर आपके 3 जोन दिखेंगे AP-SOUTH साउथ -1A, 1B, 1C। तो आपको यहाँ पर 3 एबिलिटी जोन्स दिखेंगे, 1A, 1B, 1C। The 3 एबिलिटी जोन्स है। तो आपको कौन से एबिलिटी जोन्स के अंदर अपनी वर्चुअल डिप्लॉय करनी है यानी कि अपनी मशीन को डिप्लॉय करना है, आप वो सिलेक्ट करोगे। देन आपका एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है जो आपको सिलेक्ट करनी है, वो आपको पब्लिक आईपी यानी कि पब्लिक आईपी। सो आपको यहाँ पर फिलहाल जो पब्लिक आईपी गाइस वो इनेबल करना है। तो हमारे हर मशीन पर मिनिमम 2 आईपी होते हैं, एक होता है प्राइवेट आईपी और एक होता है पब्लिक आईपी। अगर आपको अपनी मशीन को कहीं भी बैठकर एक्सेस करना है, वर्ल्ड वाइड लोकेशन पर किसी भी लोकेशन पे बैठ के आप काम करना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में आपको आपकी मशीन पर पब्लिक आईपी होना चाहिए और आप पब्लिक आईपी से ही एक्सेस कर सकते हो। बट यहाँ पे वन मोर थिंग है कि अगर पब्लिक आईपी किसी को भी पता लग जाएगा तो कोई भी इस मशीन पर बैठ के काम कर सकता है। बट हम नहीं चाहते कि हमारा इस टाइप का नेटवर्क हो कि अगर किसी को हमारा आईपी भी पता लग जाए तो वो एक्सेस कर ले। इसलिए हम एक्सेस प्राइवेट एक्सेस से देते हैं जिसके अंदर हमारा VPN का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हम आगे चलेंगे, बट अभी आपका स्टार्टअप है इसलिए यहाँ पर पब्लिक आईपी ही दे देंगे। देन इसके बाद आपका गौतम सर, हाँ बताइए डियर। अगर मैं यहाँ प्राइवेट आईपी अगर सिलेक्ट कर लूंगा तो सिर्फ मैं ही एक्सेस करूंगा और वर्ल्ड वाइड में कहीं पे भी नहीं, रहूंगा तो आप भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। द प्राइवेट आईपीज प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद इन क्लाउड ओनली, विद इन क्लाउड ओनली। ओके ओके ओके, आप मतलब कि तभी कर पाओगे, नहीं आप कर सकते हो प्राइवेट आईपी से, बट उस सिनेरियो में आपको VPN क्रिएट करना पड़ेगा। सो आगे आएगा, हम प्राइवेट से भी एक्सेस करेंगे, डोंट वरी। बट ओके फिलहाल आपको पब्लिक से करना है। जब नेटवर्किंग का पार्ट पढ़ेंगे देन आपका हर टाइप से एक्सेसिंग में आपको बताऊंगा। ओके सर। ओके, सो प्राइवेट आईपी से आप विद इन अ क्लाउड आप कर सकते हो, डोंट वरी। देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो चीज वो आपसे पूछेगा इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त, सो यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त वो आपसे पूछेगा नेक्स्ट आपसे आपका आएगा स्टोरेज।
स्टोरेज का मतलब है कि लाइक आपका सी ड्राइव, आपकी हार्ड डिस्क, आप कितनी हार्ड डिस्क एलोकेट दे रहे हैं। जैसे 30 GB, तो 30 GB जो है वो फ्री हार्ड डिस्क रहती है। बाय डिफॉल्ट 30 GB आपका फ्री टायर होता है, तो फ्री आपको 30 GB मिलता है। अगर आप इसके अलावा कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो आपका चार्जेबल होगा। वन मोर थिंग कि यहाँ पे जब आप हार्डवेयर लोगे तो यहाँ पे T2 माइक्रो, तो T2 माइक्रो हार्डवेयर ही लेना है, ये आपका फ्री है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका चार्जेबल हो जाएगा। देन इसके अंदर और भी एक और चीज आती है। देन आपसे वो आपसे का सिक्योरिटी ग्रुप पूछेगा कि आपको यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप करना है, तो सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप। आप चाहे नया भी क्रिएट कर सकते हो और एग्जिस्टिंग भी बना सकते हो। और देन फिर वो आपसे पूछेगा की पेयर, तो आपके ऊपर है कि आपने एग्जिस्टिंग पहले से ही की पेयर बना रखा है, तो आपने पैसे बनाए हुए की पेयर पे भी आप काम कर सकते हो। तो या आपने जो एग्जिस्टिंग की पेयर बना रखा है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सो हमने सिक्योरिटी ग्रुप और एग्जिस्टिंग की पेयर दोनों बना रखा है, इसलिए हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप और एग्जिस्टिंग की पेयर ही हम सिलेक्ट करेंगे। So how to deploy virtual machines, so how to deploy instance, next practical करते हैं हम किस तरीके से डिप्लॉय करेंगे। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन पोर्टल, एंड पोर्टल पे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लोकेशन, तो मैंने मुंबई लोकेशन सेलेक्ट कर ली है। देन जो रिक्वायरमेंट्स है मेरी की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप्स वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। देन क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस के लिए यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, गो टू सर्विसेज, एंड सर्विसेज में जाने के बाद आपको EC2 के अंदर जाना है। एंड EC2 पर जाने के बाद देन क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, और इंस्टेंसेस पे जाने के बाद यू कैन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। Then click launch instance. After clicking the launch instance, you can see the option is coming AMI, Amazon Machine Image. So यहाँ पर क्या है, Amazon provide only on the server operating systems, it does not provide the client operating system. तो यहाँ पर आप देख रहे हो community AMI है, तो यहाँ पर कंपनीज के नाम सारे हैं, Amazon Linux, CentOS, Debian, Fedora, CentOS, ओपन सोर्स, अदर Linux, Red Hat, तो आप कौन से Linux यूज करना चाहते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज आपके अवेलेबल है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सारी चीजें वन बाय वन यूज करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी मैं आपको विंडोज का इंस्टेंस बना रहा हूँ, लाइनक्स का इंस्टेंस भी हम कल बनाएंगे, डोंट वरी। तो मैं यहाँ पे माई तो माई क्विक स्टार्ट के अंदर कॉमन रहता है, और यहाँ पर आपको सर्च करना होता है कि आप कौन सा बनाना चाहते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ विंडोज सर्वर 2012, तो विंडोज सर्वर 2012 में सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन सिलेक्ट, देन ये देखिए आपका चूज इंस्टेंस टाइप्स आ गया। तो यहाँ पर मेरा T2 माइक्रो है जिसके नीचे लिखा हुआ है फ्री ट्रायल एलिजिबल। तो यहाँ पर मेरे को 1 CPU और 1 मेमोरी मिलेगी। अगर आप इससे ज्यादा भी लेना चाहते हो तो आपके ऊपर है। यू कैन सी द 96 CPUs एंड 384 GB ऑफ रैम, एंड यू कैन सी वन मोर थिंग कि आप यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम रैम है वो 3900 GB तक की है। तो यहाँ पर देखिए 732 GB ऑफ रैम and 64 processor, and one more things, yeah, 1952 GB RAM, the 3904 GB of RAM and 128 core processor. So you can see कि the क्या परफॉर्मेंस होगी सिस्टम्स की जिसके अंदर इतनी रैम होगी। देन वन मोर थिंग्स कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा, तो दिस इज इंस्टेंस टाइप्स। देन नेक्स्ट इंस्टेंस डिटेल्स, तो इंस्टेंस डिटेल्स के अंदर नंबर ऑफ इंस्टेंस, आप 1 इंस्टेंस बनाना चाहते हो, 2 इंस्टेंस बनाना चाहते हो, 3 इंस्टेंस बनाना चाहते हो। नेटवर्किंग, आप नेटवर्किंग में यहाँ पे हमने डिफॉल्ट BPC सिलेक्ट कर लिया। सबनेट में एबिलिटी जोन्स, तो तीनों मेरे एबिलिटी जोन्स आ रहे हैं। तो आप डेटा सेंटर A पे डिप्लॉय करना चाहते हो, B पे डिप्लॉय करना चाहते हो, या C पे डिप्लॉय करना चाहते हो, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन A। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मशीन है डेटा सेंटर A पर बने। देन ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस, तो यहाँ पर मैं सबनेटिंग में मैंने पब्लिक IP को इनेबल कर दिया है। बाकी अदर चीजें आप आगे आगे चलोगे तभी अदर चीजें आपको समझ में आएंगी, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा। सो हमारे लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो ये 4 चीजें हैं, तो 4 चीजें मैंने आपको बता दी। या बताइए सर एक एनी क्वेश्चन? हाँ यस, जिस टाइम पे जब हम वो सर्वर मतलब स्पेस सेलेक्ट कर रहे थे सर्वर पर AWS पर अभी लास्ट पेज पर, तो उस टाइम पे क्या उसमें कॉस्ट होती है कि अगर हम इतना GB और इतना स्पेस लेते हैं तो उसका इतना कॉस्ट आएगा, इतना GB, और वो जैसे उसमें एक कॉलम था कि वो उसके लिए कैलकुलेटर है, अलग से कैलकुलेटर है कॉस्ट करने के लिए इसमें।
इसमें वो अलग कैसे से पता, वो इसमें करने के अलग से बाद या देखिए वहां पर फ्री ट्रायल लिखा हुआ है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। जिसके अंदर फ्री ट्रायल नहीं होगा उसकी कॉस्ट आपको आएगी, और वो तो कॉस्ट आपकी वो जैसे लगेगी 24 आवर्स के अंदर आपके बिलिंग में अपडेट हो जाएगी। नहीं, बट या अगर मुझे आपको उससे पहले चेक, हाउ डू आई हाँ चेक? तो उसके लिए कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं आपको क्या क्या चीजें कितनी कितनी यूज करनी है, तो वो पूरी कॉस्ट आपको दे देगा, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ओके। या आपके पास क्या है कि आपको कोई प्रोजेक्ट, आप कहते हो मुझे एक सर्वर चाहिए, उसके अंदर मुझे 16 GB रैम चाहिए, 4 CPU चाहिए, या मेरे को 200 GB SSD स्टोरेज चाहिए, तो ये सारी चीजें आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक पूरी कॉस्ट दे देगा 1 ईयर की, जिसको आप मंथली वाइज या हर तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक कैलकुलेटर होता है, उस पे हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ओके फाइन। सो यहाँ पर आपका ये आ गया। देन एड स्टोरेज, जैसे अजूरे है ना, तो अजूरे में तो वो मशीन जब आप डिप्लॉय करते हैं तभी वो दिखा देता है कि पर आवर्स के हिसाब से इतने रुपए आपके चार्जेस लगेंगे। देन यहाँ पर देखिए दिस इज अ स्टोरेज, तो स्टोरेज इन 30 GB स्टोरेज है। 30 GB स्टोरेज का मतलब है द फ्री ट्रायल एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 GB EBS जनरल पर्पज स्टोरेज फ्री। तो आपके पास 30 GB स्टोरेज फ्री है। 30 GB के अलावा अगर आप यहाँ पे स्पेस क्रिएट करोगे, बढ़ाओगे, यानी 30 to 35 कर दिया, तो जो 5 GB आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया उसके आपके चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर फ्री ट्रायल की लिमिट दे रखी है, अगर आप फ्री ट्रायल यूज करेंगे तो आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, पर आप उसको लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आपके चार्जेस इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन यहाँ पर देखिए डिलीट ऑन टर्मिनेशन, आप चाहते हो कि आपका ये जो हार्ड ड्राइव है, जब आप अपनी वर्चुअल मशीन यानी कि वर्चुअल इंस्टेंस को आप डिलीट करते हैं तब आपका ये स्टोरेज भी डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ पे टिक रहने दो। और अगर आप कहते हो नहीं मैं तो चाहता हूँ कि मेरी मशीन डिलीट हो जाए बट मेरा स्टोरेज के अंदर जो डेटा है वो डिलीट ना हो, तो उस केस में आप इसको अनचेक कर देना। तो आगे हम अपना पार्टीशनिंग वॉल्यूम्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उसके अंदर मैं ये चीजें क्लियर करूंगा आपकी। देन एड टैग्स, तो सेम मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि नथिंग, आप कुछ भी कमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हो, तो लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VM1, तो मैं अपना पहला VM बना रहा हूँ। देन कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, तो आप देखिए मैं विंडोज का बना रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उसने RDP ले लिया, और यू कैन सी the a security group is a set of firewall rules that control the traffic for instance your instance, so you can add rules to allow the specific traffic to reach your instance। तो आप यहाँ से भी प्रोटोकॉल्स अलाउ कर सकते हैं, और विंडोज इंस्टेंस बना रहे हैं तो मैंने बोला था कि द बाय डिफॉल्ट RDP प्रोटोकॉल्स वो सिलेक्ट कर ही लेगा, बट हमने एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप बनाया जिसको क्लाउड SGA, तो मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने सारी चीजें डाली थी। देन नेक्स्ट एंड लॉन्च, जब मैं लॉन्च करूंगा तो देखिए यहाँ पर वो की पेयर सिलेक्ट करने के लिए हो रहा है, तो विंडोज इंस्टेंस है तो यहाँ पर मैंने विंडोज क्लाउड की के नाम से इसका की पेयर बनाया था, एंड देन एक्नॉलेज एंड लॉन्च। तो गाइज यू कैन सी कि दिस इज माय फर्स्ट वर्चुअल मशीन जो हमने क्लाउड पे डिप्लॉय करी है। तो ये वर्चुअल मशीन मेरी 3 to 4 मिनट्स के अंदर डिप्लॉय हो जाएगी। गाइस क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन है तो 1 by 1 पूछ सकता है, क्योंकि विद इन 2 मिनट्स हमारी मशीन डिप्लॉय हो रही है। तो एनी क्वेश्चन? सर ये तो मैं अपने ये तो वर्चुअली किए हैं ना, वर्चुअल मशीन के लिए तो इंस्टेंस क्रिएट किए हैं। हाँ जी। अगर मैं क्लाउड के लिए करके अपना डेटा को जो से बता रहे थे सर AMI करके सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम किए उसमें, तो ये तो विंडोज के लिए किए हैं। आप क्या करना चाहते हो ये बताइए। नहीं मैं वो बोल रहा था सर कि जो पहले जो मैंने क्रिएट किया की पेयर क्रिएट जो किए थे एग्जिस्टिंग के लिए, वहां पे मुझे ऑलरेडी क्रिएट करना पड़ेगा सभी अगर जो जो चीज के लिए मुझे चाहिए। देखिए दो चीजें होती हैं, या तो आप पहले से क्रिएट करके रख लो, या आप हर मशीन के लिए अलग से नया बनाओ। तो बार बार नया बनाने से फायदा क्या हो, क्योंकि की पेयर इज नॉट ए पासवर्ड ना। यस ये तो थ्रू करता है ये पासवर्ड तो अब हमें की पेयर के थ्रू मिलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप ड्यूरिंग जब वर्चुअल मशीन डिप्लॉय, जब वर्चुअल इंस्टेंस आप डिप्लॉय कर रहे हो तो उस समय भी आप की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हो। बट हम क्यों बार बार रूल बनाए, हम पहले ही हमने प्री डिफाइंड रूल बना के रख लिए यार। सिंपल सा है कि आपके घर पे कोई खाना खाने आ रहा है तो आप बार बार सब्जी बनाओगे, या पूरी फैमिली में कोई 1 मिनट बाद बना रहा है, कोई 1 घंटे बाद बना रहा है, कोई आधा घंटे बाद, या आप किसी होटल पे जाते हैं तो सबके लिए उसी टाइम सब्जी बनाते हैं, पहले ही बना के रखते हैं, तड़का मारते हैं। यस सर।
बिल्कुल ना। तो ऐसा तो नहीं ना, आप दिल्ली टू मुंबई जा रहे हैं तो पहले एक एरोप्लेन बनाएंगे आपके लिए, फ्लाइट बनाएंगे, देन आपको उसमें देंगे, नहीं है वो फ्लाइट पहले से बनी हुई है, तो वो आपको सीट दे देंगे उसमें। ओके। और देखिए यहाँ पर दिस इज अ मशीन प्रॉपर्टी, ये आपकी मशीन की प्रॉपर्टी है कि हमने ये इंस्टेंस आईडी आ गई, ये इसका पब्लिक आईपी आ गया क्योंकि हमने इनेबल करा था, T2 माइक्रो हमने लिया था। फाइन, ये हमारा प्राइवेट आईपी आ गया, AP साउथ 1A के अंदर हमने मशीन को रखा था। ये हमने सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दिया था क्लाउड SG, जिसके अंदर हमने क्या रूल्स बनाए थे, ये हमारी सारी की सारी, ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करा था इसके अंदर। तो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। तो अब मशीन को कैसे एक्सेस करते हैं, सिलेक्ट द वर्चुअल मशीन देन क्लिक ऑन कनेक्ट। जब आप वन कनेक्ट पे क्वेश्चन, करेंगे या जैसे उसमें सर अभी आपने सिलेक्ट कर रखा है विंडोज सर्वर 2012, अगर मैं इनकेस इसे 2016 पे चलाना चाहूँ तो नहीं चलेगी? चल जाएगी, बट ऐसे नहीं चलेगी, वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तो नई वर्चुअल मशीन ही बनानी पड़ेगी आपको 16 की। ओके, 16 उसमें न्यू बनाओ, बना 19 16 बनाओ ना, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम तो यार 1 बाय 1 करेंगे, डोंट वरी। एंड नेक्स्ट इसमें मशीन में सपोज दैट अगर हाँ जैसे भी बताइए। आपने ये हमारा ये स्पेस बना लिया क्लाउड पर, ओके, तो इसमें मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, या अगर मुझे इससे ज्यादा स्पेस चाहिए तो मुझे अलग से एक और बनाना पड़ेगा? सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आगे चलते रहो 1 बाय 1, सब कर सकते हैं। आपको बाद में ओके रैम चाहिए या सीपीयू चाहिए या हार्ड डिस्क चाहिए तो आप वो सब कर सकते हो। ओके, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। फाइन, वन ओके। बाय वन, वन बाय वन। तो यहाँ पर आ गया आपका VM1। अब हमें इसको अगर एक्सेस करना है तो क्लिक ऑन कनेक्ट एंड देखिए यू कैन सी दैट दिस इज द यूजर नेम, गेट पासवर्ड। तो मैं जब गेट पासवर्ड करूंगा तो वो मेरे से की पेयर पूछेगा। तो फ्लैग मैं यहाँ पर अपना जो की पेयर मेरा जो डाउनलोड हुआ है वो तो मेरा विंडोज के नाम से था, विंडोज क्लाउड की। तो मैंने विंडोज क्लाउड की मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर एंड डिक्रिप्ट। तो यू कैन सी कि दिस इज माय पासवर्ड, की पेयर मेरा पासवर्ड नहीं है, ये मेरा पासवर्ड है। और अब मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ इसका RDP सेशन एंड देन क्लिक, देन कनेक्ट एंड गिव द पासवर्ड। तो सी कि मेरी एक फर्स्ट वर्चुअल मशीन एक्सेस हो गई। आप में से कोई लैपटॉप पे लॉगिन है? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। ओके, तो कल से ना अपने पास लैपटॉप भी रखना। ओके सर। अब मैं अगर इसी मशीन का पब्लिक IP, यूजर नेम और पासवर्ड आप लोगों को शेयर कर देता हूं तो आप लोग भी इस मशीन को एक्सेस करके काम कर सकते हो। अब जब भी आपकी वर्चुअल मशीन बन जाएगी तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि आपको इसका पासवर्ड, यानी कि आपको इसका पासवर्ड चेंज करना है। तो आप गो टू कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि CMD के अंदर जाइए और CMD के अंदर जाके आप यहाँ पे एक कमांड लिखिए, net स्पेस यूजर स्पेस ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर। तो नेट स्पेस यूजर स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन पासवर्ड, आप जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हो, ICCP@123 4। और मैंने ये मशीन का पासवर्ड चेंज कर दिया। यहाँ पर देखिए बता रहा है AP साउथ 1 के अंदर बनी है, AMD प्रोसेसर है इसका, दिस इज अ प्राइवेट IP, दिस इज अ पब्लिक IP। और मैं अब इस मशीन को डायरेक्टली यहाँ से बंद कर देता हूँ। फाइन, अब नेक्स्ट टाइम अगर ये मशीन ओपन मुझे करनी है तो मुझे कोई की पेयर नहीं है, कोई नथिंग, मेरा ये पब्लिक IP है एंड आई एम जस्ट गो टू RDP रिमोट डेस्कटॉप। आप सर्च करेंगे अपने सिस्टम्स के अंदर, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, और यहाँ आके मैंने इसका पासवर्ड डाला यानी कि IP डाला, देन कनेक्ट, यूजर नेम ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर, देन पासवर्ड यू नो वेरी वेल कि मैंने पासवर्ड भी चेंज कर दिया, देन ओके करूंगा, देन मेरी डायरेक्ट मशीन होगी। तो इस समय मैंने ना कोई की पेयर यूज करा ना कुछ। अगर आप भी एक्सेस करना चाहते हैं तो यही यूजर नेम और यही पासवर्ड और यही मशीन का IP मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा, तो आप भी इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस आज जो हमने 4 चीजें पढ़ी हैं, इसके अंदर जो हमने चीजें कवर करी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा रीजंस क्या होते हैं। रीजन क्या है,
हमारा एबिलिटी जोन्स क्या है? एबिलिटी जोन्स इज द डेटा सेंटर्स और फिजिकल डेटा सेंटर जो हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। एंड आपका की पेयर क्या होता है? सिक्योरिटी ग्रुप, एंड आपका हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस। तो ये चीजें हमने इसके अंदर कवर कर दी हैं। एंड देन आपको अगर अपना अकाउंट बनाना है, मैं अब अकाउंट के बारे में बता देता हूँ। तो आपको अगर अपना क्लाउड पे अकाउंट बनाना है गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सिंपल सा आपको जाना है, मैं यहाँ पर इस मशीन को पहले एक्शन में जाके देन टर्मिनेट करना ना भूलें। तो अगर आपको इस मशीन को डिलीट करना है तो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका जब तक रनिंग रहेगी उसी के चार्जेस हैं। तो इंस्टेंट स्टेट में गए, स्टॉप, रिबूट, टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब है डिलीट। तो या तो आप अपनी मशीन को स्टॉप करके रखें या टर्मिनेट। तो स्टॉप करने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, बट टर्मिनेट का मतलब है डिलीट। अगर आपने मशीन को डिलीट कर दिया देन आपकी मशीन रिकवर नहीं होगी, वो परमानेंटली आपकी डिलीट होगी और आफ्टर 45 मिनट्स के बाद वो यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। देन नेक्स्ट हम आपको चलते हैं, मैं क्या बताने वाला था आपको, अकाउंट, हाउ टू क्रिएट अकाउंट। तो मैं इनकॉग्निटो विंडो में चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर, अगर आपको अपना अकाउंट करना है तो गूगल पे आपको सर्च करना है AWS फ्री ट्रायल, फ्री अकाउंट। तो AWS फ्री अकाउंट आप क्लिक करना है। AWS फ्री ट्रायल पे आपको जाना है एंड फ्री ट्रायल पे जाने के बाद आपको माई अकाउंट के अंदर जाना है। AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाना है, देन क्लिक AWS मैनेजमेंट कंसोल। ओहो, यहाँ भी अकाउंट लॉगिन हो रखा है मेरा। वेट यार, मैं पहले एग्जिट कर देता हूँ, अकाउंट को साइन आउट कर देता हूँ। देन यू कैन सी कि यहाँ पर आपका आ रहा है क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट। तो यहाँ पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। पासवर्ड आप कोई भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको अपनी मेल आईडी वाला ही पासवर्ड देना है। तो यू कैन पुट द एनी मेल आईडी, लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ ASCD, कोई भी मेल आईडी @gmail.com, कोई भी मेल आईडी दे दी। कोई भी पासवर्ड आपने यहाँ पर दे दिया ASD@12324। नाम दे दिया आपने और कंटिन्यू। तो जब आप कंटिन्यू करेंगे कुछ ही डिटेल्स यहाँ पे देने के बाद, देन आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा। तो आपको यहाँ पर पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है। देन आपको अपने अकाउंट डिटेल्स वगैरह, अपना घर का एड्रेस वगैरह सारी चीजें डाल देनी है। देन क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो देन आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा। अगर आपका रुपए कार्ड है तो रुपए कार्ड ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये मास्टर और वीजा कार्ड एक्सेप्ट करेगा। तो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज करेंगे, मैं सजेशन करूंगा कि आप लोग डेबिट कार्ड ही यूज करें, क्रेडिट कार्ड यूज ना करें। फाइन, और अपना अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे। तो होप सो गाइस आपको आज का लेक्चर समझ में आया और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अपना अकाउंट बना के। जी, तो इसी के साथ हम अपना सेशन ओवर करते हैं। थैंक यू। या